हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम शादी एक अनोखा बंधन कहानी का 8वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अंकुश ने अपनी टीम तय की, उन्हें अलर्ट किया और निकल गया। रात के अंधेरे में शीतल का पता जो उसे मिला था उस ओर। नेहा घर की छत से उसे जाते हुए देख रही थी। अंकुश ने उसे देखा तो मुस्कुराने का इशारा किया और निकल गया। नेहा मन ही मन अंकुश की रक्षा करना माता रानी कहा। वहीं कुश अपनी टीम के साथ शीतल की लोकेशन की ओर निकल चुका था। रात में ही उसे ढूंढना था, क्योंकि सुबह तक लाखन सिंह के सारे गलत इरादों को सामने लाना ही था। आज की रात ही थी उसके पास, क्योंकि इससे अच्छा मौका उसे दोबारा नहीं मिलता, ना ही शीतल का पता मिलता। अंकुश ने अपने साथी से कहा, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर उसका अड्डा है। वहाँ कैसे और कितने लोग हैं ये सब पता करना होगा, इसलिए 5 लोग और साथ में जा रहे हैं। बाकी के गांव के हर जगह में जाओ और ध्यान रहे तब तक कोई भी अपनी पहचान नहीं सामने लाएगा, जब तक बड़ी बात ना हो। और मुझे मेरी टीम सही सलामत चाहिए। एवरीवन शुड बी सेफ एंड सिक्योर, अंडरस्टैंड। सब ने कहा यस सर, और सब निकल गए। अंकुश भी अपनी आधी टीम के साथ निकल गया। कुछ ही देर में अंकुश उस जगह था। गांव में खेत के थोड़े ही दूर पर एक बंद पड़ा कारखाना था, जो बहुत ही पुराना हो गया था। अंकुश ने उस कारखाने के पास ही खड़े एक व्यक्ति से कहा, यही है, सबको अलर्ट करो। वो आगे कुछ कहता कि फायरिंग होने लगी। अंकुश हैरान रह गया कि ये सब कैसे हुआ। उसने तुरंत पोजीशन संभाली और फायरिंग शुरू हो गई। उस अंधेरी रात में गोलियों की आवाज़ बहुत तेज थी कि उसमें एक गुंडा कुछ लड़कियों को लेकर आया और कहा, अगर तुम नहीं रुके तो मैं इन लड़कियों को मार दूंगा, छोड़ इन्हें। अंकुश ने देखा कि लड़कियों की जान को खतरा है, तो उसने तुरंत सबको रुकने का इशारा किया, तो वो गुंडा मुस्कुरा दिया। वहीं दीपक के दूसरी ओर होश उड़ चुके थे। सामने कुछ लोग बैठे थे। रोनी और कुसुम काम कर रहे थे। दीपक अंदर आया और कहा, माँ ये क्या हो रहा है। कुसुम चुपचाप काम कर रही थी कि दीपक ने रोनी से कहा, तो रोनी भी नहीं बोला। दीपक कुछ कहता कि रोजी बोली, मैं बताती हूँ। ये सब कल की पार्टी के लिए हो रहा है, तो तैयारी अब से करनी होगी ना। दीपक ने कहा, किस चीज़ की पार्टी और क्यों होगी पार्टी। रोजी बोली, वो कल ही जान लेना, और अगर तुमने मुझे रोका तो तुम जानते हो क्या होगा। तो दीपक को गुस्सा तो आया, पर चाह कर भी कुछ कर ना सका और चला गया। वहीं विवान अपने कमरे में था। उसे नव्या की बात बार उसके मन में आ रही थी। उसने एक गिलास में पानी लिया और पी गया और खुद से ही कहा, तुमने तो कह दिया नव्या, पर मुझे क्यों बुरा लग रहा है। क्यों, हम इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं। तुम्हें तकलीफ होती है तो दर्द मुझे होता है। मैं नहीं जानता, पर तुम मेरी जीने की वजह कब बन गई मैं नहीं जान पाया। तुमसे जुड़ी हर चीज़, हर बात मुझे अच्छी लगती है। मैं इस वक्त नहीं बता सकता क्या होगा, लेकिन जब तक हम हैं साथ, तब तक हर खुशी में चाहता हूँ तुम्हारी, फिर वो मेरे साथ हो या नहीं। नव्या ने यह तो कह दिया था, पर वो अपने ही शब्दों पर गुस्सा आ रहा था। वो क्या बोली, क्यों बोली, और कहने के बाद उसे गुस्सा क्यों आ रहा था, वो खुद से बोली। क्या क्या कह गई मैं। कैसा लग रहा होगा विवान को। मुझे उनसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कुछ भी कुछ भी हो कुछ भी हो सही, ये रिश्ता बंधा तो है, पर विवान को इस रिश्ते में बंधना सही होगा या मैं उलझ गए। वो अपनी ही उलझन में खोई हुई थी कि अंकुश बोला। वहीं दूसरी तरफ अंकुश बोला, क्यों कर रहा है तू ये, और इन लड़कियों को ढाल बनाकर तू मर्द बन जाएगा, और तू ये करता क्यों है उस लाखन के नाम पर। तू जिससे वो गुंडा गुस्से में पंगा ले रहा है, वो गुस्से से भर आता है और कहता है, तू जिससे वो गुंडा गुस्से में पंगा ले रहा है वो ना बहुत बड़ा है, जिस लाखन सिंह के नाम से पूरा गांव इज्जत करता है, उसके खिलाफ जाएगा तू। हाँ, क्या कहेगा कि क्या करता है वो। बोल दे जाकर, अगर है हिम्मत, कि वो लड़कियों को खेलता है, या कह दे, दिखाता हूँ कौन तेरी सुनता है। उस गुंडे ने ऐसा ही कहा कि पीछे से
कि किसी ने पीछे से उस गुंडे के हाथ पर मारा, जिससे उसके हाथ से बंदूक छूट गई और अंकुश ने सब लड़कियों को जल्दी से उनसे दूर किया और एक आदमी के साथ गाड़ी में बैठने को कहा। शीतल को देख उस पे हाथ फेरा और कहा, तुम्हारी दी इंतजार कर रही। अपनी शीतल की आंख भर आई कि अंकुश ने उसे गाड़ी में बैठाया और उस गुंडे को पकड़ते हुए कहा, सबूत तूने खुद दिया है अपने मालिक के खिलाफ। और उसे वो आवाज़ सुनाई जो उसके बोलते वक्त उसने अपने दिए हुए बंदूक में रिकॉर्ड कैमरे में कर ली थी। उसने अपने बाकी साथियों से उसे कहकर अलग जीप में डाला और निकलने लगा कि एक गोली उसके बाजू पर लगी। उसकी आवाज़ सुन सब अलर्ट हो गए। सामने लाखन था। अंकुश ने वही बंदूक उठाई और उसके पैर पर चला दी और कहा, मारना है सामने से मार, ये पीछे वाले खेल नहीं। लाखन बोला, तूने मेरे संग खेल खेला इंस्पेक्टर। तुझे तो वो आगे कहता कि और लोगों ने उसे पकड़ लिया और अंकुश की टीम को दे दिया। असल में अंकुश ने सबको बुलाया था ताकि वो अपने मुंह से सुन सके। लाखन सिंह की गिरफ्तारी के बाद अंकुश ने बाकी लड़कियों को उनके घर छोड़ा और शीतल को लेकर घर आया। नेहा ने देखा तो शीतल अपनी दी से गले लग के रो पड़ी। अंकुश ये देख खुश था कि नेहा की आज उस जल्लाद से आज़ादी मिली है। नेहा ने ऐसे ही शीतल को गले लगाए रखा कि उसकी नज़र अंकुश पर गई, जो उन दोनों को देख रहा था। नेहा शीतल से अलग हुई और अंकुश के पास आई। वो कुछ बोलती कि तब तक अंकुश बेहोश होने लगा। नेहा तुरंत बोली, अंकुश। वहीं दूसरी ओर नव्या और विवान को रात में नींद नहीं आई। दोनों अपनी ही उलझनों में थे कि आज विवान जल्दी उठ गया और जाके गार्डन में एक्सरसाइज करने लगा। उसके दिमाग में क्या था वो ही जानता था। नव्या जब नीचे आई तो उसने विवान को देखा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे जैसे कुछ कहना चाह रहे हों कि विवान का फ़ोन बज गया। विवान ने फ़ोन उठाया और वो बात करने लगा। नव्या भी होश में आई और नाश्ता देखने लगी। विवान ने कुछ देर बात की और नव्या के पास आया और कहा, नव्या। नव्या ने जब अपना नाम विवान के मुंह से सुना तो आज उसे एक अलग ही एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो विवान बोला, आज पार्टी है, तुम्हें याद है ना? नव्या ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, पर कहाँ जाना है? विवान, ये तुम जान जाओगी, बस तैयार रहना। नव्या हाँ बोली तो विवान जाने लगा कि नव्या ने आवाज़ लगाई, रुको। विवान रुक गया। नव्या उसके पास आई और कहा, हम जिसमें जी रहे हैं उसमें ही रहते हैं। कल क्या होगा उसकी फिक्र क्यों करें? मैंने कल जो कहा वो कहीं ना कहीं गलत था। ये शादी जैसे भी हुई पर है ये, और मैं या तुम इस रिश्ते से नहीं भाग सकते। समाज के लिए सही हम पति पत्नी हैं और इसलिए जाने के लिए आगे मैं नहीं कहूँगी। नव्या के ऐसे कहने से विवान हल्का सा मुस्कुरा उठा और कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ और हमेशा कहूँगा, आई एम ऑलवेज विद यू, दैट्स इट, नो मैटर दैट आई एम योर हस्बैंड और बेस्ट फ्रेंड। और रही समाज के लिए तो उनके सामने हमेशा अगर जरूरत पड़ी तो पति के रूप में खड़ा हूँ। नव्या विवान की बातें सुन रही थी कि विवान बोला, अब चलो, ऑफिस नहीं जाना है क्या? नव्या ने हाँ में सिर हिलाया तो विवान जाने लगा। फिर बोला, चाय पिला देना शेरनी। नव्या मुस्कुरा उठी क्योंकि वो जानती थी विवान चाय तभी मांगता है जब वो ठीक फील कर रहा हो। नव्या चाय बनाने लगी और विवान कमरे में चला गया मुस्कान के साथ। आज पूरे दिन दोनों की फिर बात नहीं हो पाई। काम ही इतना था ऑफिस में, पर दोनों के चेहरे पर एक सुकून था। क्यों वो नहीं जान पाए। दोनों शाम को घर आए तो नव्या को तैयार होने जाना था। विवान भी किसी से बात कर रहा था। वो तैयार होकर आ गया था। विवान ने कहा, आज की पार्टी उसे ज़िंदगी भर याद रहेगी, भूल नहीं पाएगी वो। सामने से ही आवाज़ आई और फ़ोन रख दिया गया। विवान ने देखा वक्त ज़्यादा हो रहा है। वो कुछ बोलता कि सामने से नव्या आ रही थी। विवान एक पल को नव्या को देखता ही रह गया। विवान की नज़र नव्या पर टिक गई। वो लगी इतनी सुंदर रही थी, ब्लैक कलर की साड़ी में, बालों में जूड़ा और चेहरे पर हल्का सा मेकअप। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि बस विवान उसे देखता ही रह गया। कानों में झुमके जो उसे और सुंदर बना रहे थे। नव्या नीचे आई और विवान से कहा, चले। विवान को जैसे होश आया और उसने हाँ में सिर हिलाया और दोनों पार्टी के लिए निकल गए। नव्या मन ही मन सोच रही थी कि विवान को पता चल जाएगा। नव्या मन ही मन सोच रही थी कि विवान बोला, चलो पता चल जाएगा, लेकिन कहाँ जा रहे हैं हम? नव्या हैरानी से
बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? विवान बोला, अब इतना चुप रहोगी तो मैं जान ही जाऊंगा, वरना तुम और चुप ये हो ही नहीं सकता। नव्या बोली, क्या बोली तुम? मैं ज़्यादा बोलती हूँ? विवान ने कहा, मतलब तुम्हें पता चल गया, और हंस पड़ा। नव्या कुछ नहीं बोली। खैर, कुछ देर में दोनों पार्टी की जगह आए तो विवान नीचे उतरा। गाड़ी से नव्या ने जब जगह देखी तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो एक डर से गाड़ी में ही सिमट गई। विवान ने नव्या को गाड़ी में जाकर तंग किया, क्योंकि वो जानता था आगे जो होगा वो इतना आसान नहीं था। विवान गाड़ी के पास गया और नव्या को देख बोला, नव्या, आई नो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा कि मैं यहाँ लाया तुम्हें, जहाँ से ना जाने कितनी कड़वी याद है तुम्हें, पर नव्या आज उन सब की बारी है। एक बार मुझ पर भरोसा करो, एक बार करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डू यू ट्रस्ट मी? विवान के मुँह से ये सुन नव्या को ना जाने क्या हुआ। वो गाड़ी से उतरी और कहा, चलो। विवान मुस्कुरा उठा। नव्या और विवान उस घर की तरफ बढ़ गए। नव्या जैसे जैसे बढ़ रही थी उसके सामने उसका अतीत आ रहा था, पर फिर भी उसने खुद को ठीक किया और चल दी। वहीं दीपक को आज समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पार्टी थी उसके घर में, पर किस बात की वो नहीं जानता। या तो ये कह लो कि पार्टी सिर्फ नाम की थी, बाकी तो कुसुम और रोनी बस काम कर रहे थे और वो कुछ नहीं कर सकता था। अनजान था कि आज तो बहुत कुछ होने वाला था। पर वो कुछ देर में पार्टी शुरू हो गई। सब गेस्ट भी आने लगे। कुछ रोजी के थे। कुसुम और रोनी अब कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं करते, क्योंकि वो जानते थे कि पिछली बार रोजी ने क्या किया था रोनी के साथ और कुसुम के साथ, कि रघु के पास एक फ़ोन आया। दीपक भी तब तक नीचे आ गया था। रघु ने उसे देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसके पास गया और कहा, सर। दीपक ने उसे देखा तो वो बोला, सर, वो जो डील आप कर रहे थे ना मेहता जी के साथ, तो वो भी आज पार्टी में आ रहे हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना आज बात भी कर लेंगे और आपकी फैमिली से भी मिल लेंगे। दीपक ये सुन के गुस्से में बोला, पर उन्हें यहाँ आने को इनवाइट किया किसने? और क्या तुम नहीं जानते कि क्या होगा अगर वो घर आए? ऐसे नहीं हो सकता। किसने उन्हें यहाँ आने को कहा? तुम उन्हें मना कर दो। रघु बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया तो वो ना तो ये डील करेंगे ना कुछ और। अब रोक कर फायदा भी नहीं है। दीपक ने कहा, क्यों? रघु, सामने ही है वो। दीपक ने देखा तो वो मेहता जी आ रहे थे। दीपक उनकी तरफ आया और कहा, वेलकम सर। आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं, मैं आपको लेने आ जाता। दीपक मुस्कुराते हुए बोला। रघु के पास रोजी आ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से कहा, पहला टारगेट। मेहता जी बोले, नहीं मिस्टर दीपक, हम आपके साथ काम करने जा रहे हैं तो सोचा आप प्रोफेशनल ही क्यों, आपके पर्सनल के बारे में भी जान ले। इससे आपके परिवार से भी मिलेंगे और कुछ बातें भी हो जाएगी। दीपक ने हाँ में सिर हिलाया और उनके साथ बैठकर बात करने चला गया। रघु ने कहा, रोजी, अब तुम जानती ही हो क्या करना है। अपने वाले लुक में रोजी मुस्कुरा दी और उस ओर चल दी। रोजी वहां आई और मिस्टर मेहता के पास बैठते हुए कहा, हेलो सर, मैं रूहानिका, रोजी उसका शॉर्ट नेम है, दीपक की पत्नी। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर मेहता बोले, ओह हेलो मिस रूहानिका, आज मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर दीपक से बोले, सच में दीपक, आपकी वाइफ बहुत सुंदर है। दीपक ने कहा, थैंक यू सर। अब ये क्या करेगी? रोजी, सर, बहुत सुना है आपकी कंपनी के बारे में, काफ़ी अच्छी चल रही है। आपके साथ ये काम करेंगे तो कुछ सीख जाएंगे। सब हैरानी से रोजी को देखने लगे तो वो बोली, अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं। फिर किसी को इशारा करके बुलाती है तो वो कोई और नहीं, कुसुम थी। रोजी ने कहा, आप कुछ दे क्यों नहीं रही हैं? ये बहुत खास लोग हैं आपके बेटे के। अब सब फिर से हैरान रह जाते हैं तो मिस्टर मेहता कहते हैं, दीपक, ये आपकी माँ है और ये सब क्यों कर रही हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती अपनी माँ से ये सब करवाते हुए? मिस्टर मेहता गुस्से में बोले। दीपक ने कहा, नहीं सर, वो कि रोज़ी फिर बोल पड़ी, क्या दीपक, इतना मत डरो, मैं बताती हूँ। सर, हुआ यूँ कि इन्होंने ना किसी को बहुत परेशान किया था। एक वक्त में तो भगवान ने भी इनको सज़ा दी और ये खुद को नौकरानी मानने लगी, और अगर हम काम ना करने दें तो ये अपने आप को चोट पहुँचा लेती हैं, इसलिए हम करने देते हैं। मिस्टर मेहता ने कहा, ओह, पर ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि इनकी ये हालत हो गई? अब दीपक की हालत वो हो रही थी कि ना कुछ कह सकता था ना चुप रह सकता था।
रोजी ने दीपक को देखा और कहा, हाँ बताएंगे ना, पर पहले आप बताइए सर, वो कहाँ है? वो नहीं आए? उनके बिना तो ये डील हो ही नहीं सकती ना। अब दीपक को हैरानी हुई। उसने कहा, सर क्या मतलब? मिस्टर मेहता से ही तो मेरी डील है, तो फाइनल भी तो वो ही करेंगे। कौन है अब? मेहता ने कहा, हम तो बस उनका काम कर रहे हैं। असल में वही फाइनल करेंगे और वो आते ही होंगे बस। कि लाइट्स ऑफ हो गई कि रघु बोला, वेलकम सर। दीपक भी देखने लगा कि किसी की कदमों की आहट हुई। कुसुम और रोनी भी उस ओर ही देखने लगे कि लाइट्स ऑन हुई, और जैसे ही रोनी और कुसुम ने देखा तो उनके होश उड़ गए और दीपक तो जैसे हिल गया। टारगेट 2। वहीं दूसरी तरफ अंकुश को बेहोश देख नेहा डर गई। उसने उसे जैसे तैसे करके उसे कमरे में लिटाया और फिर शीतल से कहा, शीतल जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। शीतल ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से भागी। वहीं नेहा ने अंकुश को देखा तो उसके आंखों से आंसू आने लगे। वो बोली, मेरी वजह से हुआ ये सब, मेरी वजह से। तुम ऐसे 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 हो क्यों? चाहती थी तुम आओ, जिससे मैं डर रही थी, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ। वही हुआ, नेहा ने रोते हुए कहा। पर फिर उसने खुद को सही किया और बोली, अंकुश को गोली लगी है, जितनी देर ये अंदर रहेगी इन्फेक्शन हो सकता है, मुझे ही कुछ करना होगा। नेहा ने अंकुश की शर्ट धीरे से उतारी और देखा तो घाव था। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। उसने उसे साफ किया और अंकुश को देखने लगी। वो बेहोश था, पर उसके चेहरे को देख नेहा को एक सुकून मिलता कि डॉक्टर भी आ गए। शीतल और नेहा एक साइड हो गए और अंकुश को देखने लगे। डॉक्टर ने देखा और कहा, ये अच्छा किया आपने कि वक्त रहते इनके घाव की सफाई कर दी, वरना दिक्कत हो जाती। गोली छू कर गई है तो डरने की बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इनको होश आ जाएगा, मैं चलता हूँ। और दवाई देकर डॉक्टर चले गए। नेहा ने शीतल को आराम करने को कहा और खुद अंकुश के पास बैठ गई और कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ कुसुम और रोनी के होश उड़ गए थे, क्योंकि सामने कोई और नहीं, नव्या थी। जो नव्या जिसके साथ उन्होंने ना जाने क्या क्या किया था। नव्या ने जब कुसुम को देखा तो उसे अपने पापा का वो दहेज देना, उनका दर्द, उनकी बेबसी सब याद आने लगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। रोनी को देख उसे उसका छूना और गुस्सा दिला रहा था, पर विवान ने उसका हाथ पकड़ा और इशारे से शांत होने को कहा कि रोजी वहां आई और विवान के गले लगाते हुए बोली, तुम आ गए, कितना वेट किया मैंने, इतना लेट कौन होता है? नव्या रोजी को नहीं जानती थी, ना उसे मिली थी कभी, पर जब विवान को रोजी के गले लगते देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। पर उसने कहा कुछ नहीं कि रोजी की नज़र नव्या पर गई। वो जानती थी नव्या को, पर मिली आज थी। वो नव्या के पास आई और कहा, हेलो, मैं रूहानिका, सब मुझे प्यार से रोजी बुलाते हैं। नाइस टू मीट यू। नव्या प्यार से बोली, नाइस टू मीट यू टू रूहानिका जी। रोजी ने कहा, बहुत प्यारी हो तुम, जैसे विवान ने कहा था। नव्या, सच में? नव्या हैरानी से विवान को देखने लगी तो विवान इधर उधर देखने लगा। तो रोजी बोली, अच्छा आओ, मैं तुम्हें अपने घर के मेहमानों से मिलवाऊं। वैसे तो तुम इन्हें मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानती होगी। वो नव्या को ले जाती है कि रघु विवान के पास आकर धीरे से कहता है, आज पहली बार सर को डरते देखा। विवान उसे घूरता है तो वो भाग जाता है और विवान हल्का सा शर्मा जाता है। वहीं रोजी पहले कुसुम के पास जाती है और कहती है, इनसे मिलो नव्या, ये है नाम की मेरी सास, पर घर की नौकरानी। नव्या जब ये सुनती है कि रूहानिका दीपक की पत्नी है तो वो उसे देखती है। तो रोजी कहती है, चिंता ना करो, नाम की बहू बस, बाकी जल्द ही समझ जाओगी। रोजी कुसुम से कहती है, जी माँ जी, ये है मेरी दोस्त की बीवी नव्या। नव्या कुसुम को देखती है और कहती है, इन्हें कौन नहीं जानता, रूहानिका का जी, इनको बहुत शौक है दूसरों को तकलीफ देने का। कि ये मुंह से सुन कुसुम डर गई। फिर अब मैं क्या बोलूँ नव्या, रोजी ने कहा, अब इनसे मिलिए, ये है मेरे देवर जी, पर बस नाम के, काम तो इनकी पूछो मत, घर में पड़े रहते हैं, और पिछली बार तो मैंने इन्हें कमरे में बंद कर दिया था। नव्या ने कहा, हाँ क्यों नहीं बंद, कमरे में इन्हें सुहाते हैं जो, इतना हर किसी को ये अपना इतना समझ लेते हैं कि क्या कहें। पर रूहानिका जी, ये आपके देवर ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगते, इनको तो आप यहाँ रखे ही क्यों हैं? रोजी ने कहा, वो क्या है ना नव्या, घर में इतने गीदड़ हैं कि इनकी आंखें कब नज़र
इनकी आंखें अब नज़र कम डालती हैं और फिर एक सुअर हो घर में तो क्या फ़र्क, कुछ काम भी तो आ ही जाता है ना। इनकी आंखें ना बहुत ही चलती है, तो बस उन आंखों का इलाज करवाया है, बहुत आता है। पर वो कुछ कह नहीं पाती। रोनी को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो कुछ कह नहीं पाता। फिर रोज़ी आती है दीपक के पास जहाँ विवान भी था। तो रोज़ी कहती है, और ये हैं इस घर के कुत्ते, मतलब मेरे पति जी और आपके पुराने मुजालिम नव्या। दीपक से, हाँ जी, इन्हें कैसे भूल सकती हूँ, बड़ा अच्छा काम किया था। ऐसा काम मैं तो देखती ही रह गई थी। क्यों विवान जी? विवान ने कहा, बिल्कुल, पर आज ना इनके लिए एक सरप्राइज है। दीपक जी, पार्टी आपकी है और तोहफा मेरी तरफ से। और मेहता जी, अब ये डील ना मैं नहीं करना चाहता। वो क्या है, मेरा मन बदल गया है। दीपक गुस्से में बोला, पर ऐसे कैसे? मैंने अपने सारे पैसे इनमें लगाया है और तुम होते कौन हो ये डील कैंसिल करने वाले? मेहता जी ने कहा, ये ही तो हैं जो इस डील को कर रहे हैं। तो इनका वक्त है और वीके एंटरप्राइजेस के खिलाफ हम जा नहीं सकते, क्योंकि जो इस कंपनी में सही से काम नहीं कर पाया तो हम कैसे कर लें, इसलिए ये रद्द होती है। दीपक ने कहा, सर मेरी। पर वो जाने लगते हैं कि विवान बोलता है, मेहता जी, अब आप आ ही गए तो पार्टी में तोहफा भी देख ही लीजिए। मेहता जी रुक गए। दीपक और बाकी सब देखने लगे। विवान ने एक नज़र रघु को देखा तो उसने हाँ में सिर हिलाया और लाइट्स ऑफ हो गई। बाकी कोई कुछ कहता तब तक फोटो और एक वीडियो चलने लगा, जिसे देख दीपक और कुसुम रोनी के होश उड़ गए। वहीं बाकी सब हैरानी से देखने लगे। सामने जो चल रहा था उसे देख दीपक और कुसुम रोनी के होश उड़ चुके थे। बाकी सब भी बस स्क्रीन देख रहे थे। कुछ तस्वीरें थी जिसमें दीपक कुछ लड़कियों को बेचते हुए दिख रहा था, कुछ के संग उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी थी और रोनी की भी एक एक करके बहुत तस्वीरें आ रही थी, जिसे देख उसका पारा चढ़ने लगा। वो बंद करने के लिए उठा तो नव्या ने पैर आगे कर दिया, जिससे वो गिर गया। उसका पारा और चढ़ गया, पर रोजी ने कहा, तुम अभी से गिर गए, अभी तो बहुत कुछ है, देखो। और उसे उठाकर बैठा दिया। उसके आगे पीछे विवान के बॉडीगार्ड्स खड़े थे। एक वीडियो आया जिसमें मीना थी, जिसे दीपक मार रहा था, उसे नोच रहा था। नव्या ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। रोनी भी मीना के साथ जबरन कर रहा था, जिसमें उसके दर्द को देख सबकी आंखों में नमी थी। कुसुम का उसे मारना, दलाली करना सब था। मीना को जलाकर मार दिया, ये भी उसमें था। नव्या ने जब दोबारा ये सब देखा तो एक गुस्सा और दर्द दोनों आ गए। पर अचानक से एक वीडियो और चली जिसके बारे में नव्या को नहीं पता था। उसमें एक आवाज़ आई, छोड़ दे मुझे, क्यों कर रहा है ये? मैं नहीं करने दूंगी, ये छोड़, ये मेरा घर है, छोड़। नव्या ने जब वो आवाज़ सुनी तो हैरान रह गई। वो कोई और नहीं, उसकी बुआ थी, उसकी वो माँ जिसने उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उसमें वो कुछ कागज़ के लिए दीपक से लड़ रही थी, पर दीपक के सामने वो कुछ कर नहीं पा रही थी। दीपक ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वो गिर गई। ये देख अमन वहां आया और उसे मारने लगा। अमन के चेहरे पर आग थी, लेकिन दीपक और उसके साथियों के सामने इतना ताकतवर नहीं हो पा रहा था कि दीपक बोला, बहुत हो गई ये फाइट एंड ऑल, ए आई एम एटिंग बोर, सो नाउ एंड दिस। और उसने अमन को एक ही बार में चाकू से मार डाला। ये देख विमला की चीख निकल गई और वो वहीं मर गई। और दीपक ने उस घर को आग लगा दी। पर उस वक्त घर पर गोपाल जी थे। ये बात वो नहीं जानता था। गोपाल जी की आंखों के सामने अमन और उनकी बहन मर चुकी थी। वो कैसे तैसे वहां से निकल तो गए, लेकिन बाद में दीपक ने उन्हें भी पकड़ लिया था। नव्या, जो अपने भाई के जिंदा होने की उम्मीद में जी रही थी, वो तो मर चुका था। नव्या आज बिल्कुल अनाथ हो गई। बाकी सब भी ये देख नम थे कि नव्या ने दीपक को पकड़ा और चीखते हुए बोली, क्यों किया ऐसा? क्या मिला तुझे? क्यों मेरे अपने मुझसे दूर किए? क्यों? तू जानवर से भी गिरा हुआ है। अरे जानवर भी ऐसा नहीं करता जैसा तूने किया, मेरे भाई को मार डाला। क्यों? बोल, किस लिए? उस दुकान और घर के लिए? क्यों किया? बोल। मैं इसी उम्मीद में थी कि मेरे भाई को एक न एक दिन मैं ढूंढ लूंगी, पर तूने मेरे माँ को, जिसने मुझे एक चोट तक नहीं आने दी, तूने उन्हें क्यों? नव्या गुस्से में बोली, पैसे चाहिए थे तुझे,
मैं देती, बोल कितने चाहिए बता, पर ला मेरी माँ, ला मेरा भाई, ला मेरे पापा, दे मुझे। नव्या नीचे बैठ गई। विवान ने उसे पकड़ा और कहा, नव्या नव्या, पर नव्या बोली नहीं। इतने में पुलिस आ गई। विवान बोला, अरेस्ट हिम, सबूत सब आपके सामने है और इन्हें फांसी के अलावा कोई और सजा ना मिले, मैं गारंटी लूंगा। पुलिस ने उन सबको अरेस्ट किया तो रूहानिका बोली, वेट अ मिनट सर। इंस्पेक्टर रुक गए। रूहानिका दीपक के पास आई और एक थप्पड़ उसे मारते हुए बोली, तेरे जैसे इंसान की बीवी का नाटक करने में भी मुझे खुद से घिन आ रही है। तो रूहानिका बोली, हाँ हाँ नाटक तुझसे। दीपक हैरानी से बोला, क्या बोला तुमने, नाटक? तो रूहानिका ने कहा, हाँ नाटक, तुझसे शादी करने का नाटक। तुझसे शादी तो क्या, कोई लड़की, मैं क्या, कोई लड़की भी ना करे, ये नाटक था। तुझे तेरे ही कर्मों का फल जो देना था। क्या लगा तुझे कि तू एक मुलाकात में, तुझसे एक मुलाकात में प्यार कर लूँगी, या उस रात तू जो मेरे कमरे में आया था तो कुछ हुआ था और फिर तूने शादी की मेरे से? ये सब एक खेल था तुझे ही तेरी चाल में फंसाने का। तू भी तो यही करता है, लड़कियों को कमज़ोर समझता है, लेकिन वो क्या कर जाए ये तेरे जैसे भेड़िया समझ नहीं सकते। जानबूझकर कि तेरे पास आना, फिर तेरी माँ को फ़ोन करना, और वो मान भी गई क्योंकि पैसे का लालच जो था तुम्हें, और तुम मान भी गए। याद है एक फ़ोन आया था तेरे पास 1 करोड़ का, वो भी हमने किया था तेरे नाम। अब तेरी ना कंपनी है लंदन में ना यहाँ, और ये भी देख ले। रूहानिका ने उसे कुछ पेपर्स दिखाए जिसे पढ़ दीपक तो पागल सा हो गया। उसमें साफ साफ लिखा था कि दीपक की जितनी भी प्रॉपर्टी जो उसने गैर कानूनी तरीके से ली है वो सब बंद है, और लंदन में अगर वो गया तो उसे वहीं मार दिया जाएगा। दीपक गुस्से में बोला, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही रूहानिका की तरफ मारने के लिए आता है वैसे ही कोई उसका हाथ मोड़ देता है, जिसे वो कराह उठता है और सामने देखता है तो वो रघु होता है, और कहता है, सोचना भी मत उसे मारने की, वरना तेरे हाथ यहीं तोड़ दूंगा। दीपक ने कहा, रघु तू मेरे साथ ये? रघु बोला, रघु नहीं, राघव, राघव राय, स्पेशल क्रॉप ऑफ सीबीआई। और मेरे ही सामने तूने जो किया है उसका एक एक सबूत और गवाह हूँ मैं। और एक जुर्म किया है तूने इस पर हाथ उठाने की। रूहानिका को देखकर, क्यों कर दे? रूहानिका ने एक नज़र राघव को देखा और फिर एक गूंज गूंजी। ये गूंज थी दीपक को थप्पड़ की। और रूहानिका बोली, डोंट इवन डेयर टू टच, गेट लॉस्ट। पुलिस तीनों को ले गई और वो बस चीखते ही रह गए। धीरे धीरे पार्टी में मौजूद सब लोग चले जाते हैं। बस नव्या, विवान, रूहानिका और राघव ही थी। नव्या के दिमाग में बस अमन चल रहा था, उसकी बुआ चल रही थी। रूहानिका ने देखा तो उसने विवान को इशारा किया। विवान नव्या के पास गया और कहा, नव्या। नव्या ने विवान को देखा पर कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। विवान शायद समझ रहा था, इसलिए वो भी वहां से जाने लगा। फिर बोला, राघव अब तुम दोनों भी घर जाओ और कुछ दिन बाद मिलता हूँ, और कल ऑफिस भी देख लेना। राघव ने कहा, जी सर। आप मैम का ख्याल रखना, वो इस वक्त ठीक नहीं लग रही हैं। विवान ने कहा, हाँ मैं चलता हूँ। और रोजी, थैंक यू, तुमने जो किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम नहीं होती तो मैं नव्या को दीपक से सजा नहीं दिलवा सकता था। रोजी ने कहा, विवान ऐसा मत कहो, मैं अगर आज जो भी हूँ तुमसे ही तो हूँ। ये थैंक यू बोल मुझे छोटा ना करो। और हाँ जाओ आप जल्दी। विवान हाँ में सर हिलाता है और चला जाता है। वहीं राघव भी रोजी के साथ निकल जाता है। विवान रास्ते पर नव्या के बारे में सोच रहा था। नव्या चली गई। विवान ने इसलिए उसके साथ 2 लोगों को भेज दिया था। विवान ने कहा, नव्या ने आज जो देखा है वो उसके लिए आसान नहीं था। एक ऐसा सच उसके सामने आया जो उसके लिए बहुत बड़ा सदमा है। मुझे घर जल्दी जाना होगा, ना जाने नव्या की क्या हालत होगी। और गाड़ी आगे बढ़ा देता है। वो घर आता है और सीधे अंदर जाता है। वो सब जगह देखता है पर नव्या वहाँ नहीं होती। सीधे गार्डन में आता है तो नव्या वहीं होती है। विवान नव्या की तरफ बढ़ जाता है और पास ही पड़े झूले पर बैठ जाता है कि नव्या बोलती है, आगे विवान, आप हमें बात नहीं करनी उस बारे में, ना कुछ। विवान ने कहा, ठीक है, पर चलो अंदर। वो नव्या का हाथ पकड़ता है कि उसे कुछ गीला महसूस होता है। वो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बस चिल्लाता है, नव्या।
पर नव्या बेहोश हो चुकी थी। नव्या ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। विवान ने जल्दी से नव्या को गोदी में उठाया और गाड़ी की तरफ भागा। सब सर्वेंट डर गए, वो भी बाहर आ गए। विवान ने ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी चलाने को कहा और नव्या को पीछे लेटाकर उसका सिर गोदी में रखा और कहा, फास्ट, और नव्या के हाथ पर रुमाल बांध दिया और कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा नव्या, कुछ नहीं होगा, और आंखों से आंसू आ गए। कुछ ही मिनटों में वो हॉस्पिटल में थे। नव्या को लेकर विवान हॉस्पिटल में आया और एक आवाज़ आई, डॉक्टर। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरा हॉस्पिटल कांप गया। विवान की आवाज़ सुन पूरा हॉस्पिटल कांप उठा। सब लोग उठ गए तो एक डॉक्टर वहां आया और कुछ कहता कि विवान बोला, डॉक्टर इन्हें देखिए, इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, खून बहुत बह चुका है। डॉक्टर ने नव्या को स्ट्रेचर पर लिटाया और कहा, हम करते हैं, और बाकी सबसे चलो जल्दी, और नव्या को ले जाने लगते हैं। नव्या अंदर चली जाती है। विवान वहीं रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज कोई नहीं था जो विवान को संभाल सके। वो आंखें बंद कर नव्या के बारे में सोचने लगता है और कहता है, ये क्या किया तुमने नव्या, क्यों? और वहीं सिर पर हाथ रख के बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंकुश की आधी रात में धीरे से आंख खुलती है। वो समझ नहीं पाता कि वो कहाँ है। वो उठने की कोशिश करता है पर उसे दर्द होता है। वो उसकी हल्की सी आह निकल जाती है। उसकी आवाज़ सुन नेहा की आंख झट से खुल जाती है। अंकुश नेहा को अपने पास देखता है तो नेहा बस उसके गले लग जाती है और कहती है, तुम्हें होश आ गया? मैं कितना डर गई थी, मना किया था ना, मत करो, इसलिए नहीं चाहती थी कि तुम इन सब में आओ, मेरी वजह से जान खतरे में डालो। वो एक सांस में ये सब बोल गई। अंकुश ने उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, टेडी। लेकिन नेहा उसे छोड़ ही नहीं रही थी। तो अंकुश बोला, नेहा मैं ठीक हूँ, तो हल्की सी, बस ये तो बस हल्की सी चोट है। फिर शीतल भी घर आ गई। अब मैं अगर उन मासूम लड़कियों को नहीं बचाता तो मैं खुद से नज़र कैसे मिलाता? बताओ, मेरा फ़र्ज़ मेरे लिए मेरी हर रिश्ते से बड़ा है, और तुम मेरे साथ थी तभी मैं ये कर पाया ना। अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो तुम मेरा पीछा कहाँ छोड़ती? इसलिए मैंने कहा इससे बेहतर है जी के ही तुम्हें झेल लूँ। ये बात अंकुश ने शरारत से कहा तो नेहा बोली, मैं तंग करती हूँ तुम्हें? अंकुश ने कहा, हाँ करती हो। नेहा ने अंकुश को घूरते हुए बोली, अच्छा ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ, तुम आराम करो। और जाने लगती है कि अंकुश बोलता है, आउच। नेहा घबरा कर अंकुश के पास आकर बोली, क्या हुआ अंकुश, क्या हुआ? वो उसे देखने लगती है तो अंकुश नेहा के माथे पर हल्का सा किस करता है और कहता है, जब तुम अपने आंसू गिराती हो तब मुझे तंग करती हो, क्योंकि मुझे दर्द होता है तुम्हें ऐसे देखकर। फिर वो आंसू अगर मेरी वजह से हो तो मैं टूट जाता हूँ। अंकुश ने इतने प्यार से ये बात कही कि नेहा बस उसे देखती ही रह गई। फिर होश में आकर बोली, चलो सो जाओ, अब आराम करो। वो अंकुश के पास ही बैठ जाती है और अंकुश कब सो जाता है उसका हाथ पकड़े हुए, उसे पता ही नहीं चलता। वहीं नेहा उसे देखकर कहती है, आई लव यू अंकुश, और उसके माथे पर किस करके वो भी टेक लगा के सो जाती है। अगली सुबह विवान हॉस्पिटल में ही था। 1 मिनट भी उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। रात भर बस बैठा रहा। डॉक्टर ने नव्या को रूम में शिफ्ट कर दिया था। अब वो खतरे से बाहर थी। ये खबर जब रोजी और राघव को मिली तो हॉस्पिटल आने लगे, लेकिन विवान ने उन्हें मना किया कि वो ना आए और कुछ दिक्कत होगी तो वो बताएगा। वो फ़ोन पर बात ही कर रहा था कि नव्या को होश आ गया। नव्या को होश में आते देख विवान बहुत खुश हुआ, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने डॉक्टर को तुरंत बुलाया और खुद पास ही खड़ा हो गया। डॉक्टर ने नव्या को चेक किया और कहा, सर सी इज़ फाइन नाउ, बस आप इनकी हेल्थ का ध्यान रखें, ये वीक है अभी बहुत। आपने सही वक्त पर वो रुमाल बांध दिया था जिसकी वजह से इनका ब्लड ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, वरना दिक्कत हो जाती। मैं आपको मैम की हेल्थ रिपोर्ट दे देता हूँ, आप वहीं मैम को दे दीजिएगा। और खाने में लाइट। विवान ने हाँ में सिर हिलाया तो डॉक्टर भी चले गए। उसे सब देखकर विवान नव्या के पास आया तो नव्या उसे ही देख रही थी, पर विवान ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। उसने घर पर कॉल की और कहा, काका मैं नव्या को लेकर घर आ रहा हूँ, कुछ देर में आप इनके खाने का सब देख लेना, सब हल्का हो, ठीक है मैं आता हूँ, उसने कहा और फ़ोन रखा। तो नव्या बोली, विवान
विवान बोल पड़ा, नव्या आप रेस्ट करो, आप ज़्यादा बोलो नहीं, मैं आपके डिस्चार्ज पेपर बनवा लेता हूँ और आपके कपड़े भी आ गए हैं, उन्हें एक नर्स के हाथों भिजवा देता हूँ। नव्या कुछ कहती कि विवान जा चुका था। नव्या की आंखें नम हो गई। विवान जब बाहर निकला तो उसकी आंखें भी नम थी। वो खुद से बोला, नव्या तुमने जो आज किया है मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुमने अपनी नहीं मेरी ज़िंदगी मुझसे छीनी है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता मैं नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात, तुमने वो काम किया जो मेरे अतीत ने मुझे दिखाया। इतनी कमज़ोर क्यों बन गई तुम? क्यों? तुम्हें ये समझना होगा कि आत्महत्या कोई ज़रिया नहीं है। और आंख का किनारा साफ करते हुए वो कपड़े लेकर अंदर चला गया। कुछ ही देर में नव्या के डिस्चार्ज पेपर बनवा कर जब वो नव्या को लेने रूम आया तो नव्या तैयार हो चुकी थी। उसने विवान को देखा तो वो उठने लगी, लेकिन वो वीक थी। वो गिरती कि विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, संभाल कर, और उसके साथ धीरे धीरे चलने लगा। विवान ने एक बार भी नव्या को नहीं देखा था। वो उसे बाहर तक लाया, गाड़ी में आराम से बैठाया और घर के लिए निकल गया। नव्या को विवान का ऐसे करना अखर रहा था। दोनों घर आए तो काका ने जल्दी से नव्या के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बिटिया तुम डरा दी, ऐसा नहीं करते हैं। जानते हो सब कितने परेशान हो गए थे। चलो अब सब सही है, हमने आपका कमरा भी सही करवा दिया, आप आराम करो, हम आपका खाना वहीं ले आते हैं। कि विवान ने तब भी कुछ नहीं बोला। उसने नव्या को रूम में छोड़कर जाने लगा कि नव्या बोली, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जिस भाई को मैंने गोद में खिलाया वो ही मेरी वजह से आज इस दुनिया में नहीं रहा। जिसने मुझे माँ का प्यार दिया वो ही मेरी वजह से अपने बेटे को खो दी। और पापा ने एक और धोखा दिया, मुझे छोड़कर चले गए। अमन और बुआ का इस दुनिया में ना होना ये तक नहीं बताया। क्यों करा उन्होंने ऐसा? क्यों? इसलिए मैं टूट गई। जब मेरी ही वजह से मेरे अपनों ने जान गंवा दी तो मैं जी कैसे सकती थी? अपनी मुट्ठी कस ली पर वो बिना पलटे बोला। विवान ने अपनी मुट्ठी कस ली पर वो बिना पलटे बोला, अगर आपकी सुसाइड करने से आपके अपनों को आप सुकून दे सकते हैं ना, तो मैं आज सामने नहीं होता और चला गया। नव्या समझ रही थी कि विवान क्या कर रहा है। वो जान गई थी कि उसके इस कदम ने विवान को कितनी ठेस दे दी है। वहीं दूसरी ओर आज नेहा और अंकुश भी दिल्ली आ रहे थे तो वो जल्दी ही दिल्ली के लिए निकल गए शीतल के संग। वो गांव अब पूरी तरह से सेफ था और आगे कुछ ना हो इसलिए अंकुश अपनी टीम को हर तरह से ध्यान रखने को कहा था। लाखन सिंह को दूसरी टीम पंजाब ले जा रही थी, वहीं उसका फैसला था। विवान अपने कमरे में आ गया। उसे पता था कि नव्या की ये सच्चाई से बहुत दर्द हुआ, पर जो कदम उसने लिया था वो सही नहीं था। इसलिए उसे इस बात से बहुत दर्द हुआ था कि अगर वो वक्त पर नहीं होता तो ना जाने क्या होता। विवान ने अपने कपड़े लिए क्योंकि वो रात से उन्हीं कपड़ों में था और नहाने चला गया। उसने शावर ऑन कर लिया। इस वक्त उसे बस याद आ रहा था जब नव्या ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो ही जानता था उस पर क्या बीती थी। एक बार फिर वो किसी अपने को खो देने वाला था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे या पानी की बूंद से, वो ही जानता था। नहाकर उसे कुछ सही लगा। उसने लोअर शर्ट पहना और नीचे आ गया। काका नव्या के लिए नाश्ता लगा रहे थे। कुछ हल्का बनाया गया था और विवान के लिए अलग। विवान ने काका से नव्या का नाश्ता लिया और कहा, हम ले जाते हैं, आप करो नाश्ता। काका कुछ कहते तब तक विवान चला गया। विवान कमरे में आया तो नव्या पानी लेने की कोशिश कर रही थी पर ले नहीं पा रही थी। उसे दर्द हो रहा था। विवान तुरंत अंदर आया और खाना टेबल पर रखते हुए बोला, अगर आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देती या काका को बोल देती, लेकिन नहीं, आपको तो खुद सब करना होता है, दर्द देना होता है खुद को, फिर चाहे सामने वाले को कितना भी दर्द हो। आपको ऐसे देख वो इतना बोल गया, उसे ध्यान ही नहीं रहा। जब उसे ध्यान आया तो वो चुप हो गया और नव्या को पानी पिलाया। नव्या ने विवान को देखा पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो नव्या से थोड़ा दूरी बनाकर बैठ गया और नाश्ता की प्लेट हाथ में लेकर नव्या को खिलाने लगा। जहाँ नव्या बस विवान को देख रही थी तो विवान प्लेट में देखते हुए बोला, आपको फिर दवाई भी लेनी है और फिर आप आराम करें, हाथ ज़्यादा ना मूव करें, डॉक्टर ने मना किया है, घाव गहरा है। नव्या को खिलाकर दवाई देकर उसे लेटा कर जाने लगा तो नव्या बोली, आपने कल से कुछ खाया है? आपने कल से कुछ खाया नहीं है, खा लीजिए। विवान, हमारी नाराज़गी खाने से मत करिए। विवान ने कुछ नहीं कहा और चला गया। नव्या खुद से कहा, आज हमारी वजह से आपकी आंखों में नमी आई,
घाव हमारा गहरा है पर जख्म आपको लगे हैं और वो नम हो गई। नव्या को खाना खिलाकर जब विवान नीचे आया और प्लेट रखकर जाने लगा तो काका बोले, बेटा कुछ खा लो, आपका नाश्ता ये रहा। उन्होंने उसकी नाश्ते की प्लेट देते हुए कहा तो विवान बोला, नहीं काका मन नहीं है। वो जाने लगा पर फिर उसके कदम रुक गए। वो पलटा और टेबल से जो नव्या ने बनाया गया था वो एक प्लेट में लेकर जाने लगा तो काका हैरानी से बोले, बेटा आप ये तो खाते नहीं हो, आपके लिए ये रहा। तो विवान ने कुछ नहीं कहा, बस चला गया। काका चुप हो गए। विवान अपने कमरे में आकर प्लेट रखी और खाने बैठ गया। वहीं अंकुश और नेहा भी दिल्ली आ गए। नेहा ने उसे कहा, अंकुश मुझे घर चलना चाहिए, आपको छोड़ते हुए मैं घर चली जाऊंगी। तो अंकुश बोला, हाँ घर ही चल रहे हैं हमारे। नेहा शर्मा आ गई तो अंकुश मुस्कुरा दिया, फिर कहा, अरे नव्या से भी मिल लेना, और विवान ने भी, फिर शीतल को भी तो मिलवाना है, विवान से भी। अंकुश शीतल से बोली, शीतल मिलोगी अपनी दीदी की बेस्ट फ्रेंड और मेरी सिस्टर से और मेरे बेस्ट फ्रेंड से। शीतल हाँ में सिर हिलाया तो सब घर निकल गए। कुछ ही देर में तीनों घर आ गए। काका ने अंकुश को देखा तो बोले, बेटा आ गए आप। फिर उसकी चोट पर ध्यान गया तो बोले, ये कैसे हुआ और इतनी चोट आपको कैसे आई। तो अंकुश बोला, अरे काका मैं ठीक हूँ और ये हल्की सी चोट है, आपको तो पता है मेरे प्रोफेशन में ये सब होता है और मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो काका मुस्कुरा दिए। अंकुश बोला, काका नव्या और विवान कहाँ हैं, मैं मिलकर आता हूँ। और काका ये शीतल है, नेहा की छोटी बहन, आप इसे कुछ खिला दो। काका ने शीतल को बड़े प्यार से हाथ पकड़ा और खाने को ले गए। अंकुश और नेहा नव्या और विवान से मिलने चले गए। अंकुश विवान के कमरे में आया तो विवान बस चुपचाप खाना खा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो आया। अंकुश ने जब विवान को ऐसे देखा तो हैरान रह गया। बोला, विवान। विवान की नज़र अब अंकुश पर गई तो वो बस अंकुश के गले लग गया। उसे चोट लगी थी, ये बात विवान जानता था पहले से, हर पल पल की न्यूज़ थी उसके पास। अंकुश ने जब विवान को ऐसे देखा तो डर गया। बोला, क्या हुआ विवान, क्या हुआ, बोलना। विवान ने उसे छोड़ा और नव्या की रूम की तरफ ले गया। वहीं नेहा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला नव्या के कमरे का और वो नव्या के पास आई, जान कि नव्या को देख वो चौंक गई और अंकुश भी। तभी विवान के साथ अंकुश आया। जब उसने नव्या को देखा तो वो भी चौंक गया। नव्या की मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, वो दोनों बस देखे जा रहे थे कि तभी अंकुश की नज़र नव्या के हाथ पर गई जहाँ चोट थी। अब वो नेहा नव्या के पास आई और कहा, ये कैसे हुआ, तूने ये क्या किया, नव्या बोल। पर नव्या चुप थी तो अंकुश गुस्से में बोला, कोई बताएगा कि क्या हुआ है। नव्या चुप रही तो विवान बोला, इन्होंने जान लेने की कोशिश की अपनी, सी कमिटेड सुसाइड। ये सुन नेहा और अंकुश जड़ गए और नव्या बस बैठी रही। विवान से नव्या की आत्महत्या की बात सुन नेहा अंकुश दोनों सुन्न हो गए। अंकुश ने कुछ नहीं कहा और कमरे से चला गया। नेहा उसे देखती रहती है तो विवान कहता है, नेहा आप नव्या का ध्यान रखो, और चला गया। नेहा ने नव्या को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने नव्या को गले लगा लिया। विवान अंकुश के पीछे ही अपने कमरे में आया तो अंकुश वहीं था। विवान ने उसे देखा तो उसके पास आया और बोला, अगर तू उसे नाराज रहेगा तो वो सही कैसे होगी। अंकुश इस वक्त एक भाई की जरूरत है, एक बहन को। उसने अपना एक भाई खो दिया है। अब अगर तू भी उसे बात नहीं करेगा तो वो कैसे रहेगी। अंकुश ने कुछ नहीं कहा तो विवान चुप हो गया और नाश्ता करने लगा। अंकुश ने एक नज़र उसको देखा और फिर चला गया। शाम हो गई। नेहा और अंकुश को बाकी सब काका ने बताया और राघव ने बताया जो नव्या से मिलने आया था। अंकुश ने विवान को देखा पर वो एक शब्द नहीं बोला। एक शांति सी बन गई थी घर में। रात हो चली, नेहा भी वहीं रुक गई। अंकुश के दिमाग में अब भी विवान की बातें चल रही थी। वो उठकर नव्या के कमरे में चला गया। उसने देखा नव्या सो रही है। अंकुश ने उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार किया तो नव्या की आंख खुल गई थी। उसने अंकुश को देखा तो बोली, भाई। अंकुश प्यार से बोला, नव्या आगे से अगर तूने ऐसा कुछ किया ना तो पहले तेरा भाई की। नव्या बस रो के गले लग गई। अंकुश ने
उसने कहा। अंकुश से उसने कहा, मेरा अमन छीन लिया उसने मेरा अमन भाई। अंकुश ने कहा, मैं अमन को नहीं ला सकता, पर तेरा ये भाई बन के हमेशा रहूँगा। ये रोना बंद कर, चल अब हंस दे। और उसे हल्के से गुदगुदी करने लगा तो नव्या भी मुस्कुरा दी। बाहर ये देख विवान को एक सुकून मिला। आज इतने वक्त के बाद उसने नव्या की मुस्कान देखी थी। वो बस देखता रहा, फिर चला गया। दिन बीतने लगे। नव्या पहले से सही हो चुकी थी। नेहा भी उसके संग रहती, शीतल भी उसके संग काफ़ी घुल मिल गई थी। अंकुश भी अपने काम पर फिर से जाने लगा था, पर अगर कुछ नहीं बदला था तो विवान, वो नव्या से बोल नहीं रहा था। ऑफिस में भी उसने नव्या की छुट्टी डाल दी थी। नव्या कोशिश कर रही थी कि वो मना ले, पर विवान इस बार सुनने को ही नहीं था। वो ऑफिस चला जाता और देर देर से आता। ये बात नव्या भी देख रही थी। एक दिन नव्या सुबह उठी, वो तैयार हो चुकी थी और सही थी। तो अंकुश बोला, नव्या कहाँ जा रही हो? नव्या ने कहा, भाई मैं ऑफिस जा रही हूँ, अब पहले से ठीक हूँ और आज मुझे जाना है। मैं जानती हूँ विवान मेरे से बहुत नाराज़ है, मैंने जो किया था वो बहुत गलत था और इसलिए मैं उसे मना कर ही रहूँगी। और जाने लगी तो अंकुश बोला, मैं छोड़ देता हूँ, चल। और नव्या को लेकर विवान के ऑफिस निकल गया। विवान अपने ऑफिस में काम कर रहा था। आजकल वो ज़्यादा ही गुस्से में रह रहा था, या ये कह लो फिर से ऑफिस को उनका बॉस विवान कपूर मिला था। उसका गुस्सा बहुत था, सबको पता था, पर इन दिनों में ज़्यादा ही हो गया था कि एक एम्प्लॉय ने नॉक किया उसके केबिन का डोर और कहा, मे आई कम इन सर? विवान ने कहा, यस। जीत अंदर आया और बोला, सर ये वो प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स जो आपने पूरी कहने को कही थी। विवान ने जीत से फाइल ली और देखने लगा। कुछ देर में वो थोड़े गुस्से में बोला, ये क्या है, इतनी मिस्टेक्स, ना प्रोजेक्ट के प्राइस शो है, ना पता चल रहा है कि क्या कितना है। ऐसे करोगे तुम हर काम? जब मुझे ही करना है तो आप लोग क्यों है यहाँ? जाइए यहाँ से, विवान ने गुस्से में कहा। तो जीत और बाकी सब जो बाहर थे वो डर गए और जल्दी से केबिन से जीत चला गया। विवान खुद से, क्या करूँ मैं, वो ये सोच ही रहा था कि एक बार फिर केबिन का दरवाज़ा खुला, पर नोक नहीं हुआ। इस बार विवान ने बिना देखे कहा ना, गेट लॉस्ट। वो आगे कहता कि आवाज़ आई, क्यों, आपके कहने से मैं क्यों जाऊं? ये ऑफिस मेरा भी है। और विवान के सामने रखी चेयर पर बैठ गए। विवान ने देखा तो वो कोई और नहीं, नव्या थी। विवान पहले तो देखता रह गया। नव्या ने विवान को देखा और कहा, क्या हुआ, इतने चौंक क्यों रहे हो? मैं ही हूँ, भूत नहीं हूँ। और फिर जो लंच लाई थी वो टेबल पर रख दिया। विवान बोला, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था नव्या, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। नव्या ने इधर उधर देखा तो विवान उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, आप इधर उधर क्या देख रही हैं? नव्या ने कहा, वो मैं देख रही हूँ कि आप जो बार बार आप कह रहे हैं वो कौन है? विवान, आपके अलावा यहाँ, आपके अलावा कोई है यहाँ? नव्या, है ना? विवान हैरानी से बोला। नव्या ने कहा, हाँ है ना। विवान हैरानी से बोला, कौन? नव्या अब विवान के पास आई तो विवान हैरान रह गया। तो नव्या ने उसकी नोज टच की और कहा, आपका गुस्सा जो सब पर बस फटा जा रहा है, और दूर हो गई। फिर कहा, जा रही हूँ, काम बहुत है और ये लंच कर लेना, और जाने लगी। विवान अब चेयर पर बैठ गया और फिर से पॉइंट को आवाज़ लगाता है कि नव्या की आवाज़ आई, लंच को साइड करने की, या किसी से हटवाया ना? तो बाहर ऐसे बहुत से बॉक्स हैं, आप जितने भी हटवाओगे मैं उतने ही रखवा दूंगी। और हंसते हुए चली गई। विवान ने उस बॉक्स को वहीं रख दिया और काम करने लगा। नव्या को देख बाकी सब भी खुश थे। नव्या ने उन्हें नमस्ते किया और काम में लग गई अपने कैबिन में। सुबह से दोपहर हो गई, नव्या अपने काम में लगी रही। उसे अपनी चोट का भी ध्यान नहीं था। सब लंच करने जाने लगे थे। नव्या को टीना ने कहा था कि वो भी लंच के लिए आ जाए, पर नव्या ने मना कर दिया। वो फिर से काम में लग गई कि विवान आया और बोला, चलो। नव्या ने देखा कि विवान है तो वो उठने लगी, पर फिर वो रुकी और बैठ गई। विवान ने कहा, चलो, क्या हुआ? नव्या ने बोला, हमें पसंद नहीं कि कोई ऐसे बोले, हमें ऐसे लग रहा चलने को नहीं धमकी दे रहे हो। नव्या ने काम करते हुए कहा। तो विवान मन ही मन बोला, क्या करूं मैं इसका? फिर रुक के कहा, नव्या लंच कर लो, चलो मेरे साथ। और चलने लगा तो नव्या भी उसके साथ आ गई। दोनों कैबिन में आ गए। विवान ने नव्या को बैठने को कहा और लंच खोलने लगा। उसने देखा कि लंच में सब उसका पसंद का था। नव्या ने देखा कि विवान देख रहा है तो उसने 3 बॉक्स के नीचे वाला बॉक्स निकाला तो उसमें नव्या का लाइट वाला खाना था। नव्या ने वो प्लेट में लिया और विवान को भी उसका खाना दिया और खाने लगी। कहा, उसने अपनी प्लेट साइड की और विवान ने कुछ नहीं
कहा। नव्या की प्लेट से खाने लगा तो नव्या हैरानी से बोली, ये क्या कर रहे हो आप? विवान ने कहा, खाना खा रहा हूँ। और क्या? नव्या ने बोला, पर ये मेरा खाना है, आप अपना खाओ ना। विवान, ऐसा वैसा इस खाने पर तो नहीं लिखा है। विवान ने कहा, ऐसा तो इस खाने पर नहीं लिखा है कि ये आपका खाना है। विवान का बस आप कहना था कि नव्या ने उसे घूरा और बेचारा विवान एक पल को डर गया। नव्या उठी और कहा, बस बहुत हुआ, ये क्या आप लगा रखा है? विवान, एक बात की हद होती है, और अगर मैंने गलती की है तो उसकी सजा दो, पर मुझे जिंदा होते हुए भी मार क्यों रहे हो? अब उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो आगे कुछ कहती कि विवान ने उसे पकड़ा और कहा, और तुमने जो किया वो जान लेनी चाहिए खुद की। उस वक्त मेरे पर क्या बीती अंदाजा भी है तुम्हें? मेरा ना बोलना तुम्हें अखर गया और तुमने तो मुझे छोड़कर जाने का सोच लिया। इतना बुरा हूँ मैं? विवान की आंखों में आंसू आ गए। नव्या बस उसे देखे जा रही थी। फिर वो विवान के गले लग गई और कहा, आई एम सॉरी विवान, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो विवान। और नव्या को एक सुकून मिल रहा था कि दोनों को होश आया तो दोनों अलग हुए। कि विवान बोला, वैसे बड़े नखरे हैं आप। कि नव्या ने घूरा तो वो बोला, मतलब तुम? नाराज मैं था और मना मैं रहा हूँ और मुंह बना लिया। तो नव्या बोली, हाँ तो सॉरी भी मैंने ही बोला है, और नखरे तो तुम दिखा रहे थे। कितने दिनों से बात तक नहीं की, बड़े आए। हाँ, गलती भी बड़ी थी ना। वैसे मेरा ना विवदान तो बोलना। नव्या, तुम्हें क्यों अखर मेरा ना बोलना तुम्हें क्यों अखर रहा था? वो मुस्कुराते हुए विवान कहता है। तो नव्या बोली, वो विवान ने पास आते हुए बोला, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। नव्या पीछे होने लगती है कि विवान उसे पकड़कर अपने करीब करता है, जिससे नव्या उसकी सांसें महसूस कर रही होती है। वो बोलती है, विवान। तो विवान उसके कान के पास आकर कहता है, सेचन हो तुम, और दूर होकर हंसने लगता है। नव्या अब भी विवान को महसूस कर रही होती है। फिर उसे याद आता है कि विवान ने उसे सेंचिन कहा। तो वो कहती है, मैं कार्टून हूँ। और फिर विवान के पीछे वो और विवान आगे सब ये देख हैरान थे, पर अगले ही पल सब मुस्कुरा दिए। नव्या ही थी जो उनके खड़ूस बॉस को हंसा सकती थी। वहीं रात को दोनों घर आए तो अंकुश आज नेहा के साथ लाखन सिंह के केस को लेकर स्टेटमेंट और कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करवाने गया था। शीतल को भी वो ले गए थे। काका ने नव्या और विवान को आते देखा तो बोले, आ गए आप दोनों, हाथ मुंह धो लो। दोनों ने हाँ किया और जाने लगे अपने कमरों में। कि नव्या रुक गई और कहा, विवान रुक गया। तो नव्या बोली, कल हमें कोर्ट जाना है दीपक के बारे में। फिर वो चुप हो गई तो विवान समझ गया पर कुछ कहा नहीं और कमरे में चला गया। नव्या भी चली गई। विवान ने किसी को फ़ोन किया और कहा, कल के लिए वीके का नाम लगवा दो। वहाँ से यस सर कहते हुए आवाज़ आई और विवान बोला, कल होगा अंत। सुबह नव्या और विवान जल्दी तैयार हो गए कि विवान के पास एक फ़ोन आया। विवान ने कहा, ठीक है मैं शाम को आता हूँ। और नव्या ने देखा तो विवान बोला, नव्या आज कोई बहुत स्पेशल आ रहे हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता हूँ। नव्या ने हाँ में सिर हिलाया और फिर दोनों निकल गए कोर्ट के लिए। तो क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।